Hare Krishna. So in today's class we'll start with a new topic, that is dynamics of circular motion. So kinematics portion जो circular motion का है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अभी हम क्या पढ़ेंगे, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, है ना. डायनामिक्स का मतलब क्या है, जब भी कोई बॉडी एग्जीक्यूट करता है एक सर्कुलर मोशन को, सो वी एनालाइज द डिफरेंट फोर्सेस दैट आर एक्टिंग ऑन दैट पर्टिकुलर बॉडी, और वहां से जो इक्वेशंस आता है वही होता है डायनामिक्स फॉर सर्कुलर मोशन. थोड़ा सा अलग होता है, अलग कुछ भी नहीं होता. जो भी एनएलएम के क्वेश्चंस पढ़े हैं, it will be exactly like that only. There will be just something new, nothing changed, some new concepts will come up. तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी कोई पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन करता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको, कोई भी पार्टिकल, सपोज फॉर एग्जांपल आप एक इमेजिन करो, एक हॉराइजॉन्टल फ्रिक्शनलेस प्लेन है. क्या है? हॉराइजॉन्टल फ्रिक्शनलेस प्लेन, और उसका टॉप व्यू हम देख रहे हैं, ऊपर से हम देख रहे हैं उसको, ठीक है. तो ऐसा करके यहाँ पर सपोज एक ब्लॉक ऐसे करके लगा हुआ है जिसका मास है 2 kg, और ये एक सर्कुलर पाथ में हम घुमा रहे हैं इसको हम एक सर्कुलर पाथ में घुमा रहे हैं. जो रस्सी का लेंथ है वो सपोज है 3 मीटर. क्लियर है सबको? ये टॉप व्यू देख रहे हैं हम, ये हॉराइजॉन्टल फ्रिक्शनलेस प्लेन है. हॉराइजॉन्टल फ्रिक्शनलेस प्लेन 3 मीटर का रस्सी है, और यहाँ पे 2 kg का मास, ऐसे करके हम सर्कुलर मोशन करवा रहे हैं. ठीक, सपोज ओमेगा का वैल्यू भी दे दिया मैं आपको 10 रेडियन पर सेकेंड. ठीक है. तो अगर मैं आपको बोलूं कि इसका आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम में इस 2 kg का क्या कौन सा फोर्स रहेगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ध्यान रखना, सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन के फोर्सेस का बात करेंगे, एमजी का बात नहीं करेंगे, क्योंकि एमजी वर्टिकली एक्ट कर रहा है. ठीक है. सिर्फ इस प्लेन में अगर देखें ध्यान से, एमजी कैसे एक्ट कर रहा है? इनटू द प्लेन, ऐसे करके एक्ट कर रहा है. ठीक है. तो अगर 2 kg पे ध्यान दें, एक ही फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, वो कौन सा फोर्स है? टेंशन का. ऐसे करके टेंशन एक्ट कर रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर. तो हम एक सिंपल सा इक्वेशन सर्कुलर मोशन के लिए लिखते हैं, जो कहते हैं टी, जिसको हम बेसिकली कहते हैं, ऐसे करके लिखेंगे कि जो भी नेट फोर्स होगा दैट इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एम ओमेगा स्क्वायर आर. सारे बॉडीज के लिए, कोई भी बॉडी हो वो अगर सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करता है तो ये वाला इक्वेशन 100% उसके लिए वैलिड होगा. क्या चीज? कि जो नेट फोर्स है टुवर्ड्स द सेंटर, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर. आप नेट फोर्स लिख पाएंगे कि नहीं? एनएलएम पढ़े ना हम लोग, नेट फोर्स तो लिख पाएंगे टुवर्ड्स द सेंटर. फोर्सेस कहीं भी लग रहे हो, हम उसका कंपोनेंट को रिजॉल्व कर लेंगे रेडियली और परपेंडिकुलर टू द रेडियस. रेडियली सारे फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेंगे, रेडियली और परपेंडिकुलर टू द रेडियस. और रेडियली जो नेट फोर्स लगता है, नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, मतलब रेडियली नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, उसका एक वैल्यू होता है. क्या होता है? एम वी स्क्वायर बाई आर. ये वी क्या है? स्पीड विथ विच बॉडी एग्जीक्यूट सर्कुलर मोशन, बॉडी एग्जीक्यूट सर्कुलर मोशन, सिंपल. और ये आर क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल in which the body is moving. कंफ्यूज मत होना, रेडियस ऑफ सर्कल in which body moves, रेडियस ऑफ सर्कल in which the body moves. समझ में आ रहा है? आगे बढ़ने से पहले एक चीज बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो, मैंने जो कहा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि इसी पे पूरा क्लास चलेगा. तो बेसिकली इस केस में एक एग्जांपल के थ्रू पहले डिस्कशन कर लेते हैं. देखो, तो मैंने क्या कहा कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करेगा, आप ये फोटो को मत देखो, आप पहले बस ये समझ लो कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करता है तो उसके सेंटर की तरफ क्या लगता है? एक नेट फोर्स लगना ही चाहिए, तभी वो सेंटर में तभी वो सर्कल में रह पाएगा. वो जो नेट फोर्स उसके सेंटर की तरफ लगता है उसका वैल्यू होता है एम वी स्क्वायर बाई आर, और v ही होता है ओमेगा आर. तो वहीं से आता है एम ओमेगा स्क्वायर आर, है ना. v के बदले पुट कर दे ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, वी स्क्वायर के बदले ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से कट जाएगा, आर बचेगा, तो एम ओमेगा स्क्वायर आर आ जाएगा अपना. इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स. इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स. द फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी मूविंग इन सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. अब अगर मैं आपसे पूछूं, इज सेंट्रीपिटल फोर्स अ सेपरेट फोर्स व्हिच यू हैव टू ड्रॉ इन एफबीडी? Is centripetal force a separate kind of force which you are supposed to draw in the FBT? The answer is no, it's not a separate force. It is a net force which acts towards the center. बाकी जितने forces हैं उन्हीं का कोई ना कोई एक net component आता है towards the center of the circle,
यही जो नेट कंपोनेंट रहता है ना टुवर्ड्स द सेंटर, इसी को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको 3-4 एग्जांपल कराता हूँ, इक्वेशंस लिख के दिखाऊंगा कैसे करके समझ सकते हैं आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये बॉडी यहाँ पे जब घूम रहा है, इसका अगर मैंने आपको बोला एफबीडी बनाना है हॉरिजॉन्टल, तो क्या बनाएंगे, इस तरफ सिर्फ टी बनाएंगे। ऑफ कोर्स अगर आपको दिखाना है तो ऊपर एन और नीचे एमजी दिखा सकते हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मूव तो ऐसे करके कर रहा है ये वाले सर्कल में। जब ये सर्कल में मूव कर रहा है तो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर कितना है, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर कितना है, टी। तो इक्वेशन क्या लिख देंगे हम, नेट फोर्स इक्वल्स टू, दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट, mv स्क्वायर बाई आर होना ही चाहिए। तो इसका कुछ वेलोसिटी दिया है क्या, हाँ दिया हुआ है। अच्छा ओमेगा दिया हुआ है, ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, एम ओमेगा स्क्वायर आर यूज कर लेते हैं। तो एम कितना दिया हुआ है देख, 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ये कितना आ गया 600। तो टेंशन होना चाहिए 600 न्यूटन, तो टेंशन का वैल्यू डायरेक्टली ऐसे निकाल लिया हम, ठीक है। इसका देखो मैं आपको बस ये एक जो कॉन्सेप्ट है इसको समझाने के लिए 2-3 इलस्ट्रेशंस लेता हूं ताकि आपको क्लियर हो सके कि कैसे हम नेट फोर्स लिखते हैं टुवर्ड्स द सेंटर। इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे करना। देख जैसे 2-3 एग्जांपल सिंपल मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल ये एक पेंडुलम लटक रहा है ऐसे करके, ठीक है, और यहां पे सपोज इसका वेलोसिटी है v मीटर पर सेकेंड, पेंडुलम का लेंथ है l, मास है m। अगर आपको मैं बोला फाइंड टेंशन, सबसे पहले आपको ये चीज देखना है कि ये जो पेंडुलम चल रहा है क्या ये सर्कुलर मोशन कर रहा है कि नहीं। अगर ये मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, हाँ बिल्कुल कर रहा है। तो सर्कुलर मोशन जब कर रहा है, जब भी सर्कुलर मोशन करता है अपने को पता है सेंटर ढूंढ लो। सर्कुलर मोशन क्लियर, फर्स्ट पहला चीज क्लियर हो गया। दूसरा चीज सेंटर कहाँ पे, सेंटर यहाँ पे, ठीक है। तो नेट फोर्स लगना चाहिए ही टुवर्ड्स द सेंटर, कंपलसरी है, अदरवाइज सर्कुलर मोशन नहीं कर सकता। अब इसका एफबीडी बनाओ। जब एफबीडी बनाएंगे तो देखो स्टेप्स बिल्कुल क्लियर रखना, पहले क्लियर कर लो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसका सेंटर कहाँ पे है इतना चेक कर लो, उसके बाद उसका एफबीडी बनाओ। तो एफबीडी बनाते हैं, देख नीचे की तरफ mg लग रहा है, ऊपर की तरफ t लग रहा है, और कोई फोर्स ना, और कोई फोर्स नहीं लग रहा। अब जब भी, अब देखो इसका सेंटर कहाँ पे, यहाँ पे, तो सेंटर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए इसका इक्वेशन लिखेंगे। तो नेट फोर्स कितना आएगा, सेंटर के तरफ वाला डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे तो नेट फोर्स निकालेंगे t माइनस mg, और कोई फोर्स ना, डायरेक्टली यही नेट फोर्स निकल गया। एंड दिस नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू व्हाट, mv स्क्वायर अपॉन r। m दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, v दिया हुआ है v स्क्वायर, और r कितना दिया हुआ है l। तो टेंशन का डायरेक्ट वैल्यू कितना आ गया देख, m v स्क्वायर बाई एल प्लस जी। खैर इससे आंसर से मेरे को मतलब नहीं था, मेरे को इक्वेशन सिखाना था आपको, ऐसे करके लिखना है इक्वेशंस, ठीक है। अगर ये इक्वेशन लिख पा रहे हैं आप, देखो दूसरा केस फिर से बना रहा हूं। सपोज फॉर एग्जांपल अभी ऐसे कहता हूं आपको, ऐसे करके कहता हूं आपको कि सपोज ये मेरा ऐसे करके है, ठीक है, या इसी को क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूं, चलो थोड़ा इट विल लुक लिटिल डर्टी। इसी क्वेश्चन को मैं फटाक से चेंज कर देता हूं। देख सपोज ऐसे करके अपना ये था, ये पेंडुलम है और ये इसका पाथ है। अभी पेंडुलम यहाँ पे है, अभी पेंडुलम यहाँ पे है रियलिटी में, इसका मास है m, लेंथ अभी भी एल ही पकड़ लो, इस तरफ है इसका वेलोसिटी सपोज v, और ये एंगल आप पकड़ लो थीटा, ठीक है। अब इसके लिए मेरे को इक्वेशन लिखना है, क्वेश्चन फिर से वही है, फाइंड टेंशन। फाइंड टेंशन कैसे निकालेंगे, आपको करने की जरूरत नहीं, मैं करके दिखा रहा हूं, मेरे साथ साथ देखो, मेरे साथ साथ करो ये वाला क्वेश्चन, आपको सुन लो अच्छे से, कर सकते हैं तो कीजिए, पर प्रायोरिटी अपना यहाँ पे ध्यान पे रखना। देख सबसे पहले क्या ये बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है, कर रहा है, इसका सेंटर कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है, वेरी नाइस। नाउ द सेकंड स्टेप इज, अगर ये बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है और सेंटर यहाँ पे है, इसका मतलब उसके सेंटर की तरफ एक नेट फोर्स लगना चाहिए। ये नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, इसका एफबीडी बना के। सबसे पहले तो यहाँ देख mg लग रहा है, इस तरफ लग रहा है टेंशन, और कोई फोर्स नहीं है। अब ध्यान से देखो, और कोई फोर्स नहीं है, दो ही फोर्स है अभी भी। तो अब हम क्या करेंगे, सेंटर की तरफ नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, सेंटर के अलोंग और उसके परपेंडिकुलर सारे फोर्सेस को रिजॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरफ क्या लग रहा है देख t, यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा, इसका ये वाला कंपोनेंट कितना है देखो, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट कितना है mg cos थीटा, ठीक है। और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा mg sin थीटा। तो जो नेट फोर्स आएगा टुवर्ड्स द सेंटर वो कितना आएगा, t माइनस mg cos थीटा, है कि नहीं। नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर कितना आएगा, ये डायरेक्शन पॉजिटिव लेना है, टुवर्ड्स द सेंटर वाले टुवर्ड्स द सेंटर जो डायरेक्शन होता है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। तो t माइनस mg cos थीटा, दिस शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। r ध्यान से सुनो क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल इन विच बॉडी मूव्स,
ये इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं रेडियस चेंज होता है, यहाँ पे डायरेक्टली ये दिया हुआ है, कहीं कहीं रेडियस चेंज होगा। तो ये आर किसका रेडियस है? जिस पाथ में बॉडी घूम रहा है उस पाथ का रेडियस है। तो यहाँ किस पाथ में घूम, मतलब जिस सर्कल में घूम रहा है उसका रेडियस कितना है? पूरा का पूरा ये एल, तो एम वी स्क्वायर बाई एल, यहाँ से निकल जाएगा जो भी आएगा, टी का वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगा आपका। इक्वेशन लिखना, अगेन मैं बस इक्वेशन लिखना सिखा रहा हूँ आपको, क्लियर है ये चीज? ठीक, अगर ये क्लियर है तो देखो यहाँ पे सपोज फॉर एग्जाम्पल गाड़ी ऐसे करके जा रहा है, ये एक आर्क है, ये क्या है? एक आर्क, और गाड़ी यहाँ पे है। अभी गाड़ी जा रहा है विद वेलोसिटी ऑफ v, गाड़ी जा रहा है विद वेलोसिटी ऑफ v। अगर मैं आपको कहा कि ये जो आर्क है ये कहीं तो एंगल थीटा सबटेंड कर रहा है, और इस आर्क का मतलब ये बेसिकली बड़े सर्कल का एक पोर्शन है, इसका रेडियस r है, इसका रेडियस कितना है? r। तो ये है पार्ट ए और ये है पार्ट बी। क्वेश्चन है फाइंड नॉर्मल फोर्स, इसका मास ले लो आप m, ये ट्राई करो खुद से फटाक से, फाइंड द नॉर्मल फोर्स। ये पहला क्वेश्चन, ये पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में ये ऐसा करके आप खुद से ट्राई करो एक बार, फाइंड द नॉर्मल फोर्स। गाड़ी यहाँ पे सेम कंडीशन है बिल्कुल, ये v, ये मास है m, ठीक है। दोनों ही केस में आपको नॉर्मल फोर्स बताना है कितना होगा। चलो आओ फटाक से करते हैं, आप एक बार ट्राई कर लो फिर फटाक से स्क्रीन की तरफ देखो। चलो आ जाओ। तो ये वाले केस में मेरे को क्या निकालना है? नॉर्मल फोर्स। तो हम क्या करें, सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि क्या ये बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है? हाँ, क्योंकि ये जो पढ़े हैं ये सर्कुलर मोशन छोड़ के और कहीं लगा ही नहीं सकते हम। तो पहला चीज तो कंफर्म कर लो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। दूसरा चीज, इसका सेंटर कहाँ पे है? यहाँ पे, ठीक। जैसे ही सर्कुलर मोशन कर रहा है इसका मतलब सेंटर की तरफ एक नेट फोर्स लगना चाहिए। मेरे को इक्वेशन लिखना है सर्कुलर मोशन का, तो कैसे करके लिखेंगे सर्कुलर मोशन का इक्वेशन? देख, नीचे की तरफ इसका एफवीडी बनाओ mg, ऊपर की तरफ लगा रहा होगा नॉर्मल। क्या इक्वेशन आएगा? क्या सेंटर के तरफ एक नेट फोर्स लगेगा? सेंटर के तरफ एक नेट फोर्स अगर हम लगाएंगे तो ये डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, तो इक्वेशन लिखेंगे mg माइनस n इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई r। n का वैल्यू आएगा mg माइनस mv स्क्वायर बाई r। क्लियर? चलो सेकंड पार्ट देखो फटाक से। सेकंड पार्ट में सेम चीज है इसलिए मैं बात रिपीट नहीं करूंगा। यहाँ पे फिर से मेरे को नॉर्मल चाहिए, फाइंड द नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स कौन किस पे लगा रहा है? ये ग्राउंड इस पे जो लगा रहा है वो नॉर्मल फोर्स चाहिए। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे v स्पीड से ये मूव कर रहा है, राइट। मेरे को नॉर्मल फोर्स चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? इसका एफवीडी बनाएंगे, नीचे की तरफ लग रहा है mg और ऊपर की तरफ जो नॉर्मल लगेगा वो ध्यान देना इस सेंटर से पास करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो नॉर्मल है वो सेंटर से पास करेगा। वो गाड़ी अगर यहाँ पे भी होता ना तो यहाँ पे भी जो नॉर्मल लग रहा है वो कहाँ से पास करना चाहिए? सेंटर से। सेंटर से पास नहीं करेगा तो उस नॉर्मल का कॉम्पोनेंट लेना पड़ेगा मेरे को टुवर्ड्स द सेंटर। क्लियर है ना? क्योंकि मेरे को टुवर्ड्स द सेंटर रिजॉल्व करना होता है सारा का सारा फोर्सेस। समझ में आ रहा है? सारा का सारा फोर्सेस सेंटर के अलोंग और सेंटर के परपेंडिकुलर रिजॉल्व करना रहता है। तो पर यहाँ पे चूंकि ये सर्कल का पार्ट है, देयरफॉर जो नॉर्मल फोर्सेस है वो कहाँ से पास करेगा? सेंटर से पास करेगा, इसलिए टेंशन का कोई बात नहीं। तो हम चुपचाप क्या लिख सकते हैं? सपोज इस केस में क्या लिख दिए थे? mg माइनस n इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई r। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? देख, अब सेंटर कहाँ पे है? सेंटर यहाँ पे, तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, तो नेट फोर्स क्या लिखेंगे? n माइनस mg इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई r। तो यहां से n का वैल्यू क्या आ गया? m g प्लस बी स्क्वायर बाई r, और यहां से आया था n g माइनस बी स्क्वायर बाई r। किस केस में नॉर्मल फोर्स ज्यादा है? इस केस में नॉर्मल फोर्स ज्यादा है, यहाँ पे बॉडी ज्यादा नॉर्मल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है? मेरे को बेसिकली ये सब स्पेसिफिक केसेस नहीं सिखाना था क्योंकि अपने को बहुत सारा क्वेश्चंस करना है। तो बेसिकली प्राइमरली आई वांटेड टू टीच यू हाउ टू राइट द इक्वेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन। हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? टू लर्न हाउ टू राइट इक्वेशन फॉर अ बॉडी in circular motion. This was our prime objective. Whenever a body is executing a circular motion, there must be a net force acting towards the center. That force is called centripetal force. How to find that net force? I have to draw the free body diagram of that particular body, and I have to resolve all the components of force towards the center and perpendicular to the center. Towards the center and perpendicular to the this radius, towards the radius and perpendicular to the radius. So now I'll resolve all the components towards the radius, considering towards the radius direction to be positive, और उस हिसाब से जो भी मेरा नेट फोर्स आएगा उसको मैं किससे इक्वेट कर दूंगा? mv स्क्वायर बाई r। किससे इक्वेट करूंगा? mv स्क्वायर बाई r से। ठीक है, अगर ये सारा 100% क्लियर है, नाउ विल स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस।
Now this particular thing is extremely useful when we have to find tensions or normals for body which are executing circular motion. Therefore this concept of centripetal force is there. Also we learned very important point that centripetal force is not a separate force. Centripetal force कोई separate force नहीं है. Centripetal force क्या है? वो it's just a resultant of the forces. It is not a separate force which acts on the body. तो आपको FBD में centripetal force नहीं बनाना कभी. FBD जो हमने सीखा है NLM में वो सही सीखा है, परफेक्ट सीखा है. NLM फ्रिक्शन जो भी पढ़ा है अभी तक वहीं से हमारा FBD बनता है. पर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? इट्स अ नेट फोर्स. जैसे F नेट इक्वल्स टू MA लिखते हैं ना, सर्कल देखो नॉर्मल के लिए क्या लिखते हैं? F मतलब नॉर्मल अपना जो स्टडी होता है नॉर्मल NLM फ्रिक्शन में हम क्या सीखे? F नेट इक्वल्स टू MA. बस सर्कुलर में क्या कर देना है? F नेट इक्वल्स टू MV स्क्वायर बाई R. क्यों? क्योंकि ये जो A होता है वो V स्क्वायर बाई R होता है. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं इसको. ये अभी भी वैलिड है. ये न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का अगेंस्ट में नहीं है. इट इज इन अकॉर्डेंस विद न्यूटन लॉ ऑफ मोशन. यहाँ पे सर्कुलर मोशन में अगर कोई बॉडी मूव करता है तो इसका इस तरफ जो एक्सेलरेशन रहता है वो कितना रहता है? V स्क्वायर बाई R. तो वही लिखा ना, इस तरफ जो कंपोनेंट है वही सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं उसको. एंड दैट इज इक्वल्स टू M इंटू AC. तो इसमें क्या गलत है? इसमें कुछ गलत नहीं है. FC इक्वल्स टू M इंटू AC. ठीक है. और अगर मान लो आपको टेंशन की सर टेंजेंशियल, अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हुआ तो सर क्या? तो उसके लिए अलग इक्वेशन लिखेंगे कि टेंजेंशियल फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. यही सेंट्रीपिटल फोर्स क्या लिख दे हम? V स्क्वायर बाई R. क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? V स्क्वायर बाई R. या आप बोल लो M ओमेगा स्क्वायर R. आपको जो बोलना है बोल सकते हैं. दोनों फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रहा. अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रहा तो 100% टेंजेंशियल फोर्स तो होगा, और वो होगा मास इनटू एक्सेलरेशन टेंजेंशियली. उसमें कोई दिक्कत नहीं है. पर हम ये जो इक्वेशन लिख रहे हैं किसके अलोंग लिख रहे हैं? सेंटर के तरफ. सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स देता है मेरे को ये. अब अगर आपसे मैं जस्ट कुछ कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करूंगा. न्यूमेरिकल्स बहुत आसान है, टेंशन नहीं लो. अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सारे के सारे न्यूमेरिकल्स बिल्कुल अच्छे से समझ के, फिजिकली समझ के सॉल्व कर सकते हैं. एक बार बस कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, सब ध्यान से देख लो. तो ये तो खैर एक कहानी हो गया. दूसरा कहानी, सपोज फॉर एग्जांपल एक बॉडी ऐसे करके मूव कर रहा है. ठीक है. सपोज एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसका वेलोसिटी v है. ठीक है. v एट टाइम t इक्वल्स टू t नॉट. इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसका वेलोसिटी v है और उसका सपोज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो है सपोज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सपोज मास में देते रहा हूं आपको 2 kg. मास में क्या देते रहा हूं आपको? 2 kg. क्या आप नेट फोर्स बता सकते हैं? नेट फोर्स बता सकते हैं? हाँ. नेट फोर्स क्या होगा? देख, सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लगेगा? MV स्क्वायर बाई R. M इंटू V स्क्वायर बाई R जो भी है इस डायरेक्शन में लगेगा. टेंजेंशियल कितना लगेगा? मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दैट इज 10. ये आ गया आपका 20. नेट फोर्स क्या होगा? ये सेंट्रीपिटल प्लस ये टेंजेंशियल, जो भी नेट आएगा ऐसे करके कुछ. ये हो गया अपना F नेट. एंगल वैंगल पूछे, एंगल ही बता देंगे हम. जो भी एंगल पूछे बता सकते हैं आराम से. 10 लेके tan थीटा करके बता सकते हैं. tan अल्फा इक्वल टू FT बाई FC, tan बीटा इक्वल टू FC बाई FT. सारा PhD क्लियर होना चाहिए आपको ढंग से. अगर आपको इसीलिए अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, आपको एक्सेलरेशन वाला जो वीडियो है वो थोरली अपडेटेड रहना चाहिए, आपके दिमाग में सेट रहना चाहिए कि दो ही तरह के एक्सेलरेशन होंगे. एक रेडियल या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं उसको, सेंट्रीपिटल बोलेंगे हम लोग, और दूसरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. क्लियर है सबको ढंग से ये चीज? ठीक है. तो बेसिकली मैं ये सिखाना चाह रहा था आपको कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है कोई सेपरेट फोर्स नहीं है, इट्स अ रिजल्टेंट फोर्स. सेकेंडली ये सिर्फ फोर्स का वो कंपोनेंट है जो सेंटर के तरफ लगता है. क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि इज सेंट्रीपिटल फोर्स कंपलसरी फॉर सर्कुलर मोशन टू हैपन, ट्रू या फॉल्स? इज सेंट्रीपिटल फोर्स कंपलसरी फॉर सर्कुलर मोशन टू हैपन, ट्रू या फॉल्स? 100% ट्रू. क्यों? सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है? मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होना ही चाहिए ना, लास्ट क्लास में बताया था. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज कंपलसरी फॉर सर्कुलर मोशन, अदरवाइज सर्कुलर मोशन नहीं कर सकता वो, इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स भी कंपलसरी है. Second question, is tangential force compulsory for circular motion? Is tangential force compulsory for circular motion? No, it's not compulsory. Tangential force तब आएगा जब tangential acceleration आएगा, और tangential acceleration is not compulsory for circular motion to happen. It may be there, it may not be there. So what is the net force? If I ask you what is the net force, it is root under ft square plus fc square. Why? Because these two are perpendicular, इसीलिए ये लगा रहे हैं, वरना वो पूरा वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ता a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. पर यहाँ पे थीटा 90 डिग्री है, देख सकते हैं आप, तो चुपचाप cos थीटा 0 रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है.
दिस इज द नेट फोर्स। 95% में सिर्फ ये टेंजेंशियल नहीं रहेगा, पर अगर टेंजेंशियल रहा भी तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए सारा कि सर्कुलर मोशन में बेसिकली कोई अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो ये सिनारियो है, उसका एक रेडियल एक्सेलरेशन है, उसका एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है जिसको रेडियल एक्सेलरेशन कहते हैं, उसका एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो सकता है, उसका एक सेंट्रीपिटल फोर्स कंपल्सरीली होगा, उसका एक टेंजेंशियल फोर्स हो सकता है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है। मेरे को अगर पूछे सेंट्रीपिटल फोर्स तो मैं निकाल सकता हूँ, टेंजेंशियल पूछे निकाल सकता हूँ, क्योंकि मैं आपको लास्ट क्लास में ढंग से बोला था आप हर हालत में टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। अगर ये दो निकाल सकते हैं तो आप दोनों फोर्सेस निकाल सकते हैं, नेट फोर्स भी निकाला जा सकता है। तो ये पूरा कहानी अगर क्लियर है, विल स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, चलिए आ जाइए। नाउ विल सॉल्व सम क्वेश्चंस। तो बेसिकली आपको मतलब क्लियर यही रहना चाहिए, क्लियर यही रहना चाहिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स नेट फोर्स होगा, कंपोनेंट सही से रिजॉल्व करना, और रिजॉल्व करने के बाद इक्वेशन सही से लिखना सर्कुलर मोशन का, एंड देन फाइंड आउट व्हाटएवर इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। ठीक है, सो विल स्टार्ट। से फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है। दिस इज अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस प्लेन, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस प्लेन। ये बॉडी का मास आप मान लो 5 किलो, ये लेंथ इज 4 मीटर। ठीक है, और मैं आपको दे रहा हूं इफ टेंशन इज 100 न्यूटन फाइंड ओमेगा ऑफ द बॉडी। सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, ढंग से करियो, गलत नहीं करना। सेकंड क्वेश्चन, मान लो ये 2 kg और मान लो ये 4 kg। ठीक है, अगेन इट इज केप्ट इन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस प्लेन। इसको हम घुमा रहे हैं ऐसे करके, साथ में ऐसे करके हम घुमा रहे हैं इस सेंटर के अबाउट। आई एम रोटेटिंग दिस एंटायर सिस्टम, और आपको दिया हुआ है कि जो ओमेगा है वो है 10 रेडियन पर सेकेंड। कितना दिया है? 10 रेडियन पर सेकेंड। मास वास भी दे दिया आपको। बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2, फाइंड द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2। बस अगर वो हो जाए, उसका एक डिट्टो क्वेश्चन 2, 4 एंड कंसिडर दिस 8। अगेन दिस सिस्टम इज रोटेटेड विथ 2 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा दिया है 2 रेडियन पर सेकेंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ T1, T2 एंड T3। ढंग से निकालना, गड़बड़ मत करना, कैलकुलेशन मिस्टेक मत कर लेना। ये गोल गोल घूम रहा है, ये सब स्ट्रिंग से अटैच्ड है और उसको हम गोल गोल घुमा रहे हैं, वही हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस प्लेन का बात हो रहा है सारा। ये एक ही क्वेश्चन का एक ही वैरायटी का 3 पार्ट्स है। ठीक है, आप ये फटाक से कर लो। उसके बाद नेक्स्ट 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन कर बता देता हूँ एक बार। चलो आ जाओ, नहीं बता ही दे रहा हूँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। ये अपना एक हेमिस्फेरिकल बाउल है ऐसे करके। ठीक है, इसका रेडियस पकड़ लो आप r, यहाँ पे एक मास m है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है। ऐसे करके अपना ये एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, ऐसे करके गोल गोल घूम रहा है, और ये एंगल इज गिवन टू यू थीटा। दिस इज गिवन, ध्यान सुन लेना क्वेश्चन, दिस एंगल थीटा इज गिवन। एंगल थीटा दिया हुआ है आपको बोला फाइंड वेलोसिटी ऑफ m, वेलोसिटी मतलब फाइंड ओमेगा निकालो। ठीक है, वेलोसिटी निकाल लो। फाइंड वेलोसिटी ऑफ m such that it remains in its path, such that it remains in its path। आपको निकालना है find the value of m such that it can remain in its path। ये भी एक टाइप का हो गया A और दूसरा B। सपोज फॉर एग्जांपल ये एक पेंडुलम है जो ऐसे करके घूम रहा है। आई होप सर्कुलर मोशन क्लियर है आपको कैसा करके है। ठीक है, ये ऐसे करके सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, इसका लेंथ है L, मास ले लो m, और मैं आपको कहता हूं कि it is rotating with omega, it is rotating with omega। तो मैं आपको कहा find theta, यहाँ पे थीटा दिया हुआ है और यहाँ पे थीटा पूछ रहा है, it is rotating with omega, find theta। ठीक है, फटाक से ट्राई करो और फिर सॉल्यूशन की तरफ देखो। चलो आ जाओ, रेडी। सो यहाँ पे टेंशन दिया है 100 न्यूटन, फाइंड ओमेगा। क्या इक्वेशन लिख दे हम? नेट फोर्स लिखेंगे, T इक्वल्स टू mv² बाई r, T इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर पूछा है और r का वैल्यू है 4 और t भी दिया है 100, t भी दिया है 100 तो 20, तो ओमेगा कितना आ गया? √5 रेडियन पर सेकेंड। खत्म। ठीक है, अब देख, सबसे पहले हम 4 kg पे फोकस करते हैं। जब 4 kg पे फोकस करें तो इस पे एक ही टेंशन, इसका जो नेट फोर्स है ये एक तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, पहला चीज। 4 kg सर्कुलर मोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। अच्छा, इसका तो रेडियस नहीं दिया, सॉरी। अब क्या करो,
इसको 2 मीटर पकड़ो, इसको भी 2 मीटर पकड़ लो, इसको भी 2 मीटर पकड़ लो, इसको 1 मीटर पकड़ लो, इसको 3 मीटर पकड़ लो, कुछ भी रैंडम डेटा में दे दिया, यहाँ पे रेडियस नहीं दिया था, आई एम सॉरी, अभी दे दे रहा हूँ, एक बार फिर से स्क्रीन पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। देख, इसका अगर हम बात करें तो टेंशन चाहिए मेरे को, तो इसके लिए क्या इक्वेशन लिखेंगे 4 kg के लिए, देखो फटाक से लिख दे रहा हूं। मान लो इधर टेंशन लग रहा है T1, तो T1 इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस कितना है, कितने रेडियस में घूम रहा है 4, तो ये कितना आ गया 1600 न्यूटन, सिंपल, ठीक है। सेकंड केजी का अगर हम एफबीडी बनाएं तो इस तरफ लग रहा है T2 और इस तरफ लग रहा है T1, याद रखना हॉरिजॉन्टल प्लेन में है mg, हालांकि mg अगर आप कर भी ले कंसीडर तो कुछ कर नहीं सकते आप, क्योंकि इस प्लेन का बात कर रहा हूँ, हालांकि mg लेंगे तो पॉसिबल नहीं है इसके लिए ऐसे घूमना, तो आप इमेजिन करो हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस प्लेन में रखा हुआ है ये, इधर लग रहा है T2, इधर लग रहा है T1, क्या है नेट फोर्स, इस तरफ नेट फोर्स लेंगे कि उस तरफ लेंगे, इस तरफ लेंगे, क्योंकि सर्कल के सेंटर के टुवर्ड्स नेट फोर्स लेते हैं, इस तरफ नेट फोर्स कितना आएगा देख, T2 माइनस T1 इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर, सेम ही है, क्योंकि ओमेगा, देखो ओमेगा दोनों के लिए सेम होगा, ओमेगा दोनों के लिए सेम होगा, ओमेगा दोनों के लिए अलग नहीं होगा। अच्छा, दोनों के लिए ओमेगा सेम होगा, दोनों के लिए स्पीड भी सेम होगा कि अलग होगा? अगर मैं एक सेकंड मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, दोनों के लिए ओमेगा सेम है या अलग है? ओमेगा दोनों के लिए सेम है, कितना है 10 रेडियन पर सेकंड, दोनों एक साथ लगा हुआ है ना। मान लो यहाँ मान लो यहाँ, कैसे समझाऊं, ये समझ रहे हैं ना तुम लोग कि ये तो एक ही मतलब ऐसे करके अटैच है और मैं इसको गोल गोल घुमा रहा हूं, तो इसका जो ओमेगा होगा वही तो इसका भी ओमेगा होगा, क्लियर। अब मैं कह रहा हूं इसका इसका स्पीड सेम होगा या अलग होगा? आंसर है दोनों का स्पीड अलग होगा बेटा। 4 kg का जो स्पीड है, बस थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो रहा हूं, ध्यान से देख के कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूं। अगर मैं बात करूं स्पीड ऑफ 4 kg, क्या लिखेंगे? स्पीड क्या होता है, निकालो तो, स्पीड स्पीड क्या होता है, ओमेगा आर, ओमेगा कितना 10 और आर कितना 4, ओमेगा इंटू आर 40 मीटर पर सेकेंड है 4 वाले का स्पीड, और बात करें 2 वाले का तो ओमेगा इंटू आर, इसका ओमेगा कितना है देख 10 और आर कितना है 1, तो ये आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ये लॉजिकल है, क्यों ये लॉजिकल नहीं है कि सर ओमेगा तो सेम है, वी क्यों अलग है? अरे वी अलग होना पड़ेगा ना। देख आप खुद सोचो कि इधर देखो, ये 2 kg और ये 4 kg, जब ये एक पूरा चक्कर काटेगा तो ये भी पूरा एक चक्कर काट लेगा ना, यहाँ पे आ जाएगा दोनों का दोनों, दोनों का दोनों जब यहां से सेंटर से शुरू किया और चक्कर काट रहा है तो ऐसे करके आएगा और दोनों साथ में आ जाएंगे, यहाँ पे मीट करेंगे, फिर से स्टार्ट भी यहाँ पे किए थे, फिर दोनों ऐसे वापस आएंगे। इसका क्या मतलब है, दोनों 2 पाई जो है सेम टाइम में कवर कर रहे हैं, इसका मतलब ओमेगा क्या होता है थीटा बाई टाइम, मतलब ये दे सेम है दोनों का, क्योंकि टी दोनों के लिए सेम है, दोनों एक ही टाइम में वापस यहाँ पे आ रहा है, तो ओमेगा दोनों के लिए सेम है। और आप हमेशा ऐसे याद रखना, इतना मैथमेटिक्स करने का जरूरत नहीं आपको, आप ये बेसिकली याद रखना कि जब भी दो पार्टिकल को हम एक रॉड लेके या एक स्ट्रिंग लेके घुमाएंगे ऐसे करके, और यहाँ पे अटैच है कुछ, यहाँ पे अटैच है कुछ, यहाँ पे अटैच है, सबको एक साथ घुमाएंगे तो सबका क्या सेम रहेगा, ओमेगा की ओमेगा सेम रहेगा कि स्पीड सेम रहेगा? ओमेगा सेम रहेगा, याद रखना, इसका ओमेगा, इसका ओमेगा, इसका ओमेगा, इसका ओमेगा, अगर इसे घुमाओ तो सबका ही ओमेगा सेम रहेगा, ठीक। स्पीड क्यों अलग हो जाता है? स्पीड इसलिए अलग होता है, देखो एक तो दोनों के लिए, अच्छा क्या क्या सेम रहेगा, ओमेगा सेम रहेगा, दोनों का टाइम ऑफ 1 रेवोल्यूशन सेम रहेगा। अच्छा, अब मान लो इसका रेडियस बड़ा है, बड़ा आर मान लेते हैं इसका रेडियस मान लेते हैं छोटू आर। अच्छा, ये जो है बी कितने टाइम में यहां तक आएगा, 2 पाई कैपिटल आर बाई स्पीड ऑफ बी, करेक्ट। इसका जो भी स्पीड होगा उतना टाइम में कितना चलेगा बताओ, चलो मान लो टाइम टी में कितना चला, ये बी कितना चलेगा 2 पाई कैपिटल आर, उतने ही टाइम में ए कितना चला 2 पाई स्मॉल आर, टी टाइम में ये कितना चला, बी कितना चला 2 पाई स्मॉल आर। सेम टाइम में कौन ज्यादा चल लिया, ए की बी? अगर ध्यान से देखो आप, सॉरी ये बी है, सेम टाइम में कौन ज्यादा चल लिया, बी ज्यादा चल लिया, तो बी का स्पीड ज्यादा होना चाहिए ना। ये बाहर वाला जो पार्टिकल है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है सेम टाइम में, तो इसका स्पीड ज्यादा होना चाहिए ना। ये लॉजिकल फिजिकल अंडरस्टैंडिंग है। मैथमेटिकली तो v इक्वल टू ओमेगा आर, तो जिसका आर ज्यादा, जो सपोज इस पॉइंट के अबाउट सब के सब घूम रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट सबके सब घूम रहे हैं, तो सबसे ज्यादा स्पीड किसका होगा, सबसे दूर वाले का, और सबसे कम किसका होगा, सबसे पास वाले का। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? v इक्वल्स टू ओमेगा आर, ओमेगा सबके लिए सेम होगा, आर सबका अलग है, v सबका अलग होगा। खैर ये थोड़ा सा बस साइड ट्रैक हो गए हम लोग, क्योंकि मेरे को लगा इंपॉर्टेंट है तो बताया, इसको हटा दो अब।
4 kg वाला क्लियर हो गया अपना, और 2 रेडियन पर सेकंड से घुमा रहे हैं, हाँ ये वाला पोर्शन, ठीक। चलो आ जाओ फटाक से देखो। तो यहाँ पे T1 का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और हाँ ये बात करते हैं कि नेट फोर्स है T2 माइनस T1 इक्वल्स टू M ओमेगा स्क्वायर R, कितना है 1। तो ये क्या आ गया अपना, T2 क्या आ गया, T1 प्लस इतना, ओके, मतलब 1600 प्लस 200 दैट इज 1800 न्यूटन आ गया मेरा T2, ठीक है। उसी तरह से ये वाला करूंगा, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। T3 का वैल्यू कितना है देख, T3 लग रहा है इस तरफ, कितना होगा M ओमेगा स्क्वायर 4 है, और R कितना है 6, तो ये कितना आ गया 32 इंटू 6, ये कितना आ गया 6 टू 192 न्यूटन। अच्छा T2 का, अच्छा T2 के लिए मैं थोड़ा आप लोगों को एफबीडी बना के दिखा देता हूँ। चलो अगर मैं 4 kg का एफबीडी बनाऊं तो इक्वेशन क्या लिखूंगा, सर्कुलर मोशन फॉर 4 kg। सर्कुलर मोशन का इक्वेशन फॉर 4 kg क्या आएगा देख, T2 माइनस T3। ऐसा क्यों लिख रहे हैं बेटा, क्योंकि ऐसे करके घूम रहा है, परेशान कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ऐसे करके घूम रहा है तो सेंटर यहां पे है, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव, तो T2 माइनस T3 इक्वल्स टू M ओमेगा स्क्वायर R कितना है 4। तो यहां से T2 का वैल्यू क्या आ गया, T3 प्लस इतना 64, इतना प्लस 64 कितना हो जाएगा 615 256 न्यूटन, सही है ना, ठीक। तो T2 का वैल्यू अपना आ गया 256 न्यूटन। तो T1 का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, T1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे देख, 2 kg का एफबीडी बनाओ, जब 2 kg का एफबीडी बनाएंगे तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, ये अब 2 kg भी जो घूम रहा है सर्कल तो ऐसे है, इस तरफ इसका सेंटर है, तो ये डायरेक्शन को क्या मान लें पॉजिटिव, T1 माइनस T2 इक्वल्स टू M ओमेगा स्क्वायर R, ठीक है। तो T2 कितना है 256, इसको इधर भेज दे, 256 प्लस 16 266 272 न्यूटन, ठीक है। आंसर आ गया अपना सारा। ऐसे करके आप सिंपल क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये वाला पार्ट अगर क्लियर है तो आ जाओ यहाँ पे, फाइंड वेलोसिटी ऑफ M सच दैट इट रिमेन्स इन इट्स पाथ, ठीक है। सबसे पहले फिजिकली समझो ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, मैथमेटिकली तो बाद में करेंगे, पहले फिजिकली बोलो क्वेश्चन समझ आ रहा है कि नहीं। आराम से स्क्रीन की तरफ थोड़ा सा टाइम लेके देखो, क्योंकि जब तक आप ये सब समझेंगे नहीं जब तक फिजिकली क्लियर नहीं होगा सर्कुलर मोशन, तब तक इक्वेशन मार के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब टफ क्वेश्चन आएगा नहीं कर पाएंगे आप। यहाँ पे फिजिकली देखो कुछ चीज, टेंशन सबसे ज्यादा कहाँ पे है, जैसे जैसे पास में आ रहे हैं टेंशन बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे पास में आ रहे हैं टेंशन बढ़ते जा रहा है। लॉजिकली बढ़ना चाहिए, क्यों, इसीलिए बढ़ना चाहिए क्योंकि टेंशन अगर यहाँ पे हम बात करें तो ये जो टेंशन है वो इस पे लग रहा है। अब यहाँ का अगर हम बात करें तो इसको सर्कुलर पाथ में रखने के लिए ये जो टेंशन है इस टेंशन को ओवरकम करेगा ही, इसका मतलब इसका वैल्यू इससे ज्यादा होना ही चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये सर्कुलर मोशन में है ड्यू टू विच फोर्स, ड्यू टू T1 ओनली, देयरफॉर T1 का कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू आया, T1 का वैल्यू कितना है 1600 न्यूटन, ठीक है। यहां का अगर हम बात करें, दिस 2 kg is also in circular motion. If you carefully try to analyze, two forces are acting, T2 and T1, but the net force should be in the direction of T2, so that this 2 kg is in circular motion. Therefore, this T2 must be greater than T1, so as to overcome T1 और साथ में ताकि mv स्क्वायर बाई आर इधर दे भी सके, तो ऑफकोर्स T2 का वैल्यू ज्यादा होगा। तो अब देखो यहाँ भी T1 ज्यादा है सबसे ज्यादा, फिर T2 फिर T3, तो अब जितना दूर जाएंगे उतना टेंशन घटते जाएगा, ठीक है। ये एक यहाँ पे है फिजिकल चीज। और वहां पे देखो आप लॉजिकली समझो उस चीज को कि वो क्वेश्चन सही है कि नहीं, इज इट लॉजिकल। मान लो आपको एक हेमिस्फेरिकल कटोरा ऐसे करके देते, फ्रिक्शनलेस है, कोई फ्रिक्शन विक्शन नहीं है, फ्रिक्शनलेस कटोरा है वहां पे, और बोल रहा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ एम सच दैट इट रिमेन्स इन इट्स पाथ। उसको अगर हम नहीं घुमाएं और छोड़ दे तो क्या फिसल जाएगा, घुमाने का जरूरत है क्या उसको पाथ में रखने के लिए। अगर सपोज मैं कहता हूं उसको नहीं घुमा के ऐसे छोड़ दिया यहाँ पे, क्या फिसल जाएगा वो, 100% फिसलेगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं, फ्रिक्शनलेस है ही नहीं, सॉरी फ्रिक्शनलेस है। फ्रिक्शन अगर नहीं है तो नीचे की तरफ क्या लग रहा है mg, और यहाँ पे क्या लग रहा है नॉर्मल जो सेंटर से पास होके जाएगा, तो नीचे इसका कंपोनेंट है ना यार, नीचे तो बिल्कुल 100% फिसलेगा, तो कोई डाउट ही नहीं, ठीक है। पर अगर घूम रहा हो तो क्या पॉसिबिलिटी है कि सेंटर में इस पाथ में रह सके, वो चेक करते हैं। तो उसके लिए निकालना पड़ेगा, आप खुद इमेजिन करो कि एक फ्रिक्शनलेस पाथ है, आप एक
कढ़ाई, घर में कढ़ाई वढ़ाई खाना, जहाँ खाना से बनता है कढ़ाई होता है ना, कढ़ाई आपने देखा होगा, उसमें अगर एक पार्टिकल को आप स्पीड से ऐसे करके लॉन्च करके छोड़ दो, देखा है घूमता है ऐसे करके, ऐसे करके घूमता है ना, अगर आपका कढ़ाई सही में फ्रिक्शनलेस है वो परमानेंटली इटरनली घूमता ही रह जाएगा, वो घूमते ही रह जाएगा। उसको कौन सा फोर्स mg को ओवरकम कर दे रहा है? नॉर्मल फोर्स कर सकता है। अगर ये नॉर्मल का ये कंपोनेंट mg के बराबर हो जाए, ध्यान समझना, फिजिकली समझो क्योंकि मैथमेटिकल इक्वेशन लेके बहुत सिंपल है, पर फिजिकली मैं आपको इसलिए समझाना चाह रहा हूं ताकि आप खुद से कोई नया प्रॉब्लम आए तो आप उसको, उसका एक फिजिकल अंडरस्टैंडिंग अगर आपके पास रहेगा, क्वेश्चन विल सीम वेरी इजी टू यू, एंड दिस इज रियलिटी आई एम टेलिंग। अदरवाइज आप मैथमेटिक्स में वो इक्वेशन लिख के आपको समझ नहीं आएगा कि क्या लिखा, पर अगर आपको सारा चीज फिजिकली क्लियर है, आपको अच्छा लगेगा और आपको इक्वेशंस लिखने में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ सही है। इसलिए मैं समझा रहा हूँ, कढ़ाई में आप ऐसे करके जब छोड़ते हो तो वो रहता है ना, कढ़ाई में ऐसे करके घूमते रहता है, आपका कढ़ाई में कुछ भी करके छोड़ दो तो उसको मतलब वो नीचे क्यों नहीं आ रहा, उसी पाथ में क्यों रह रहा है? एमजी तो एक्ट कर रहा है नीचे, एमजी तो नीचे एक्ट कर रहा है, पर वो नीचे क्यों नहीं आ रहा? उसको कौन हेल्प कर रहा है नीचे नहीं आने में? दो ही फोर्स लग रहा है। अब तुम एफबीडी देखो, दो ही फोर्स लग रहा है इस पे, अगर ध्यान से इसका एफबीडी हम देखें और कोई फोर्स नहीं लग रहा उस पे, ये मास है मान लो, ये सेंटर, एक दो ही फोर्स लग रहा है, एक नॉर्मल लग रहा है, एक एमजी लग रहा है, पर वो नीचे क्यों नहीं फिसल रहा? क्योंकि ये नॉर्मल सफिशियंट है। नॉर्मल क्या हो गया है? इतना सफिशियंट हो गया है थीटा, ये नॉर्मल इतना सफिशियंट हो गया है कि उसको n cos थीटा इक्वल्स टू mg हो गया है, तभी तो वो नहीं फिसल रहा है, तभी तो वो नहीं फिसल रहा है। पर पहले क्यों फिसल जा रहा था? अगर आप इसको नहीं घुमाते, घुमाए रखे बिना कुछ छोड़ दो, फटक से फिसल जाएगा, क्योंकि नॉर्मल सफिशियंट नहीं है, वो हो भी नहीं सकता कभी सफिशियंट, कभी भी वो नॉर्मल सफिशियंट नहीं रह सकता। क्यों? देखो, मान लो ये फ्रिक्शनलेस है और घुमाए नहीं, मतलब ये है विथ रोटेशन, अब ध्यान समझो, हड़बड़ाओ नहीं, विथ रोटेशन, और ये है विदाउट रोटेशन। फिजिकली आप आराम से इक्वेशन, मैं इक्वेशन आपको लिख दे रहा हूं आपको खुशी के लिए। देख, n cos थीटा क्या हो जाएगा, इस अगर इसको इस पाथ में रहना है तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम में रहेगा तभी तो घूमेगा, तो ये थीटा तो ये थीटा, तो n cos थीटा शुड बी इक्वल टू mg। और दूसरा, ये सर्कुलर पाथ में है, सर्कुलर पाथ में है, इसका मतलब सेंटर की तरफ एक नेट फोर्स रहना चाहिए, वो कौन देगा? n sin थीटा, क्योंकि n ऐसे लग रहा है, mg ऐसे, mg का कोई कंपोनेंट सेंटर की तरफ नहीं आएगा, n का ये कंपोनेंट आएगा n sin थीटा। क्या इक्वेशन लिख दे हम? n sin थीटा इक्वल्स टू m, ये v रिक्वायर्ड यही है, पूछा गया था, फाइंड वेलोसिटी, यही रिक्वायर्ड वेलोसिटी है, mv स्क्वायर बाई r। ये r क्या होता है? r उस सर्कल का रेडियस होता है जिसमें बॉडी मूव करता है। तो कौन से सर्कल में बॉडी मूव कर रहा है वो ध्यान दो, इस सर्कल में, इस सर्कल का रेडियस कितना है? देखिए ये रेडियस है r, ये हेमिस्फेरिकल बाउल है, इट्स ए हेमिस्फेरिकल बाउल। तो हर जगह क्या, अगर किसी भी आप पॉइंट पे आप एक लाइन ड्रॉ करो, उसका लेंथ कितना होगा? सबका आर ही होगा लेंथ, राइट? क्योंकि हेमिस्फेयर है ना, सेंटर से आप कोई भी पॉइंट लो, सबका मतलब दूरी कितना होगा? आर। तो यहाँ पे हम ये ले लिए आर, तो ये दूरी कितना हो गया आपका? आर साइन थीटा, तो रेडियस कितना हो गया? कैपिटल आर साइन थीटा, ठीक है। ये दो इक्वेशन मेरा आ गया एम वी स्क्वायर बाई ये आर साइन थीटा। यहां से हम वी का वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से, यहाँ से हम v का वैल्यू निकाल सकते हैं, बस दो इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करके आप आराम से इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है उल्टा सीधा कुछ आ जाए, पर बाकी कुछ खास नहीं होगा, आप आराम से यहाँ से vr का वैल्यू निकाल लोगे, मैं कर भी दूंगा, पर फिलहाल यहाँ पे ध्यान दो, विदाउट रोटेशन, अगर बॉडी रोटेट नहीं कर रहा तो क्या वो रेस्ट पे रह सकता है या हमेशा 100% फिसलेगा ही फिसलेगा? तो आंसर है फिसलेगा ही। क्यों? ये तो हमको समझ में आ रहा है, पर क्यों? देख, मान लो यहाँ पे ऐसे करके डायग्राम बनाया, इसका एफबीडी यहाँ पे लग रहा है नॉर्मल, और नीचे की तरफ क्या लग रहा है? mg, ठीक है। ये वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है, ये थीटा एंगल बना रहा है, तो n cos थीटा ऊपर की तरफ लग रहा है, ये वाला कंपोनेंट कितना है? n cos थीटा। और ये वाला जो कंपोनेंट n sin थीटा, इसको कोई बैलेंस करने के लिए नहीं है, तो इसलिए आप बिल्कुल टेंशन मत रहना कि n cos थीटा को mg कभी बैलेंस कर सकता है। देयर कैन नॉट बी एनी पॉसिबिलिटी दैट दिस n cos थीटा विल बी एबल टू बैलेंस mg, बिकॉज दिस n sin थीटा कंपोनेंट विल पुश दिस ब्लॉक अहेड, देयरफॉर ये आगे जाएगा ही जाएगा, इसको ओवरकम करने के लिए पीछे कोई फोर्स नहीं है, तो ये तो रेस्ट पे कभी रह ही नहीं सकता, कैन नेवर रिमेन एट रेस्ट, दिस कैन नेवर रिमेन एट रेस्ट। बट इन दिस पर्टिकुलर केस अगर आप ध्यान से देखें तो क्या है, ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, राइट? तो n cos थीटा इक्वल्स टू mg। अब जब सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो ये वाला कंपोनेंट जो है n का वो बढ़ गया, मतलब n sin थीटा क्या आ गया? अगर सपोज ओमेगा से घूम रहा है तो m ओमेगा स्क्वायर r sin थीटा, ये जो r है
ये वाला कंपोनेंट कितना है, आर साइन थीटा, ठीक है। एम एन साइन थीटा इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा, ये साइन थीटा कटेगा तो ये एन का वैल्यू क्या आ रहा है, देख एम ओमेगा स्क्वायर आर। ये जो एन है, दिस इज सफिशियंट नाउ टू इक्वेट इट टू एम जी। बेसिकली आप जब उस कढ़ाई में किसी चीज को घुमाते हैं तो नॉर्मल बढ़ जाता है, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाता है, और वो नॉर्मल इतना बढ़ जाता है कि एमजी को बैलेंस कर देता है, बस इसीलिए वो वर्टिकल इक्विलिब्रियम में रह सकता है। हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम तो रहेगा नहीं कभी, हॉरिजॉन्टल तो मूव करेगा ही करेगा, पर वर्टिकल इक्विलिब्रियम में इसलिए वो रह सकता है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल बढ़ जाता है घूमने से। नॉर्मल कितना हो जाता है, इतना एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर, ठीक। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, दो इक्वेशन का आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा उठ पटांग आएगा मैं मानता हूं, ठीक है, ये मिटा दूं। आई होप ये चीज थोड़ा फिजिकली क्लियर है। अब वो दो इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं क्या, कैसे करेंगे, बी चाहिए ना मेरे को, एन का वैल्यू यहां से रिप्लेस कर दे, एन का वैल्यू क्या है, एम जी बाई कॉस थीटा, तो वहां आएगा एम जी साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू एम वी आर स्क्वायर बाई आर साइन थीटा, तो वी आर क्या आ गया, एम एम कट गया, जी आर बाई कॉस थीटा का रूट अंडर, ठीक है, यही आएगा ना, जी आर बाई कॉस थीटा और साइन थीटा बाहर आ जाएगा। यही है रिक्वायर्ड स्पीड। ये क्या है, रिक्वायर्ड स्पीड। अगर आपसे ओमेगा पूछता व्हाट इज रिक्वायर्ड ओमेगा, तो वी आर नहीं निकालते, फिर यहाँ पे इक्वेशन ये लिख देते, ये नहीं लिखते, फिर लिखते हम एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा, ये इक्वेशन लिखते तो ओमेगा का वैल्यू आ जाता। क्लियर है। बेसिकली पिछले क्वेश्चन से हम बेसिकली यही सीखे कि सर्कुलर मोशन का इक्वेशन अप्लाई कैसे करना है, और इस क्वेश्चन से हम क्या सीख रहे हैं, इस क्वेश्चन से हम ये सीख रहे हैं कि अलग अलग सिनारियों में हमको इक्वेशंस लिख के जो वेरिएबल्स पूछा है वो निकालना रहता है। एनएलएम का इक्वेशंस रहेगा, और सर्कुलर मोशन का इक्वेशन से हमको एक इक्वेशन मिलेगा। कोई अगर बड़ा प्रॉब्लम रहा फ्यूचर में आपको, जहां पे सर्कुलर मोशन भी कर रहा है और भी बहुत सारा चीज हो रहा है, तो वहां पे सर्कुलर मोशन का जो ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, यहाँ से क्या मिलेगा, ये पूरा सर्कुलर मोशन का चैप्टर हमको एक इक्वेशन देगा फर्दर के प्रॉब्लम्स को, आगे के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक पर्टिकुलर इक्वेशन देगा। वो कौन सा इक्वेशन है, ये वाला किसका इक्वेशन था, ये एनएलएम का इक्वेशन है, और ये किसका है, सर्कुलर मोशन का। तो सर्कुलर मोशन हम जो पढ़ रहे हैं वो हमको क्या देगा, एक इक्वेशन देगा सिर्फ। जैसे कंस्ट्रेंट क्या देता था, एक इक्वेशन। सर्कुलर मोशन इतना जो हम लोग कथा पढ़ रहे हैं उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है एक इक्वेशन मिलेगा हमको, और वो इक्वेशन हमको आगे काम आएगा हेल्प करने में। तो सर्कुलर मोशन तो 100% समझ में आना चाहिए ना, तभी तो पूरा हम इक्वेशन लिख के सॉल्व कर पाएंगे। अल्टीमेट पर्पस फिजिक्स में हमारा यही है कि हम सारे के सारे इक्वेशंस को लिखें और उनको सॉल्व करें। तो ये हमको एक इक्वेशन देगा। उसी तरह से ये वाला देख, फटाक से आजा आजा, ये है क्वेश्चन नंबर, ये पार्ट बी है उसका। अब थोड़ा फास्ट करेंगे। इट इज रोटेटिंग विथ ओमेगा, फाइंड थीटा। ओमेगा से रोटेट कर रहा है, थीटा का वैल्यू निकालना है, तो उसका जब एफबीटी बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, देखो यहाँ पे लग रहा है टेंशन टी, ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा, टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी, और टी साइन थीटा इक्वल्स टू क्या बोल रहे हम, एम ओमेगा स्क्वायर, और आर क्या है, एल साइन थीटा। साइन थीटा कट गया, निकालना क्या है, थीटा निकालना है। अच्छा, थीटा थीटा ही उड़ गया, तो टी का वैल्यू इधर पुट कर दो। फिर एम ओमेगा स्क्वायर एल, टी के बदले क्या पुट करते हैं, एम ओमेगा स्क्वायर एल, तो कॉस थीटा आ गया जी बाई ओमेगा स्क्वायर एल। आई होप सब सही किया है। टी क्या है, एम ओमेगा स्क्वायर एल, कट गया जी बाई ओमेगा स्क्वायर एल, ठीक है। कॉस थीटा का वैल्यू आ गया, सिंपल। अब जो भी पूछा टेन थीटा ही पूछे, टेन थीटा के टर्म्स में निकालना हो, सपोज ऑप्शन में कॉस थीटा नहीं टेन थीटा के टर्म्स में दिया है, तो क्या करेंगे, हम चुपचाप थीटा बना लेंगे ऐसे करके, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सही है ना, ये कॉस थीटा, tan थीटा, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ओमेगा टू द पावर 4 एल स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो अगर tan थीटा के टर्म्स में आंसर देना रहे तो क्या देंगे, tan इनवर्स। मैं ये इसलिए बता दे रहा हूँ, एग्जाम में टेंशन मत आ जाना, ऐसा ऐसा कुछ रहे तो। सर हमने तो कॉस थीटा निकाला, एग्जाम ऑप्शन में तो tan करके दिया है, तो इसलिए बस बता दे रहा हूँ ये। अब मेरे को पता, आप कर सकते हैं, बस ऐसे बता दिया मैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, ऐसा करके tan इनवर्स करके निकाल सकते, ठीक है। चलो आ जाओ, अब थोड़ा सा लेक्चर को थोड़ा फास्ट करते हैं, क्योंकि अब अपने को सिर्फ न्यूमेरिकल से मतलब है, अब और कोई प्रवचन नहीं दूंगा मैं। अब अपने को सिर्फ न्यूमेरिकल से मतलब है, तो मैं बहुत सारा क्वेश्चंस दूंगा अभी बोर्ड पे, और आपको क्वेश्चंस को फटाफट सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए आइए, सपोज ऐसा करके ये पेंडुलम रखा हुआ है, इसका मास है 2 kg, और ये वर्टिकल पोजीशन पे है फिलहाल।
It is moving with a velocity of say 4 meter per second and the length is given 1 meter. सिंपल सा क्वेश्चन है आपको. फाइंड टेंशन. पार्ट ए. पार्ट बी, वही पेंडुलम है पर इस बार इट इज एट एन एंगल ऑफ से 30 डिग्री. ठीक है, और नीचे आ रहा है विथ अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, मास 1 kg. तो टेंशन कितना होगा ये निकालना है. पार्ट सी, सपोज ये अपना ऐसे करके है और इतना जोर से हम पेंडुलम को धक्का मारे कि ऊपर उठ गया, यहाँ पे है और ऊपर की तरफ ही जा रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड. ये वर्टिकल से एंगल बना रहा है 37 डिग्री. इसका मास है 2 kg. फिर से वही क्वेश्चन है, फाइंड टेंशन. डी, पेंडुलम ऊपर पहुंच गया, ऊपर पहुंच के मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, मास है 2 kg. बस फाइंड टेंशन. अच्छा, इसका लेंथ नहीं दिया गया, मैं लेंथ यहाँ पे नहीं दिया गया. लेंथ ले लो 2 मीटर, लेंथ 1 मीटर, लेंथ 1 मीटर. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन. हाँ, लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सपोज यहाँ पे पेंडुलम लटका हुआ है ऐसे करके, इसको यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड. फाइंड टेंशन at highest point of its motion. At highest point. अच्छा, ये आप नहीं निकाल पाएंगे. Find tension at highest point of its motion. पर अगर मैं ये लेंथ highest point of its motion, तो ये पता हो अगर और वो पता हो तो tan थीटा बता सकते हैं ना. ठीक है, इसका लेंथ मान लो 5 मीटर और फाइंड टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन इफ इट राइजेस अप टू 2 मीटर फ्रॉम, इफ इट राइजेस अप टू 2 मीटर फ्रॉम पी. ठीक है, 2 मीटर हाइट उठा पी से, ऐसे करके मैंने ढकेला, फिर ये देने का जरूरत नहीं. तो आपको फाइंड टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, चलो फिर भी दे दे रहा हूँ, 10 मीटर पर सेकंड मान लो. ये आपका क्वेश्चन हो गया, 5 क्वेश्चन हो गया ना. ठीक है, चलो फटाफट सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. एक बार आप स्क्रीन पॉज करके खुद से सॉल्व कर लो और फिर स्क्रीन की तरफ देखो. चलो आ जाओ यहाँ पे डायरेक्ट. यहाँ पे इक्वेशन ये मेरा वर्टिकली है. क्या इक्वेशन लिख दें, सर्कुलर मोशन कर रहा है, बिल्कुल सर्कुलर मोशन कर रहा है. क्या इक्वेशन हो जाएगा, टी ऊपर नीचे की तरफ एम जी. इक्वेशन लिखेंगे टी माइनस एम जी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर. आर है 1. तो टेंशन का वैल्यू कितना आ गया, 16 टू 32, 52. ठीक है, टेंशन का वैल्यू आ गया 52 न्यूटन्स. सेकंड, यहां पे ध्यान से देखो, सर्कुलर मोशन कर रहा है क्या, सर्कुलर मोशन कर रहा है बिल्कुल. इक्वेशन क्या लिखेंगे, इसके अलोंग रिजॉल्व करेंगे. इक्वेशन लिखेंगे टी माइनस, ध्यान से देखना, ये एंगल है 60 डिग्री, ये एंगल है 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी हो जाएगा 60 डिग्री. तो क्या इक्वेशन लिखेंगे, टी माइनस एम जी कॉस 60 डिग्री. टी माइनस एम जी कॉस 60 डिग्री इक्वल्स टू, और तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, इक्वल्स टू एम कितना है 1 वी स्क्वायर बाई आर कितना है 2, क्योंकि जो सर्कुलर मोशन कर रहा है उसका रेडियस 2 है. ठीक है, तो ये आएगा आपका 5 और ये आ गया 2. तो टेंशन का वैल्यू कितना आ गया, देख 7 न्यूटन्स. ठीक है, यहाँ पे आ जाओ. फिर से सर्कुलर मोशन कर रहा है क्या, हाँ, जोश में जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से उधर. अब जब इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसका एफबीडी में यहाँ पे बना दे रहा हूँ. चलो देखो, इसका एफबीडी यहाँ बना रहा हूँ. इस तरफ लग रहा है, ये वाला एंगल है मेरा 37 डिग्री. नीचे की तरफ लग रहा है वेट, कितना लग रहा है नीचे की तरफ, वेट 20. इधर लग रहा है टेंशन टी. और कोई फोर्स ना, सेंटर की तरफ नेट फोर्स आना चाहिए, राइट. सेंटर की तरफ नेट फोर्स मतलब टी प्लस ये 37, तो ये भी 37, तो 20 कॉस 37, टी प्लस 20 cos 37 should be equal to m v square by r कितना है 1. 5 4 जा, तो टेंशन का वैल्यू कितना आ गया देख,
टेंशन का वैल्यू आ गया 8 माइनस 16। ओके, टेंशन का वैल्यू आ गया -8 न्यूटन। इसका क्या मतलब है? उस टेंशन का नेगेटिव का क्या मतलब है? उस टेंशन का नेगेटिव का मतलब ये सिनेरियो पॉसिबल नहीं है। टेंशन नेगेटिव हो सकता है क्या कभी? टेंशन नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। टेंशन नेगेटिव का क्या मतलब है? देखो 2 केजी लटका हुआ है, बोल टेंशन कितना? टेंशन कितना फटाक से बोलो? 20। सपोज मैं ऊपर एक फोर्स लगा दिया 15 न्यूटन का, अब टेंशन कितना होगा? अभी टेंशन कितना होगा? घट जाएगा ना, 5 न्यूटन हो जाएगा टेंशन। ऊपर 15 ऑलरेडी लगा रहा हूं ना, तो टेंशन घट जाएगा। अच्छा, ऊपर अगर 20 न्यूटन लगा दूं मैं, तो नीचे वेट है 20 और मैं फोर्स एक्सटर्नल लगा रहा हूं 20, तो टेंशन कितना हो जाएगा? 0। अच्छा, अब अगर मैं 25 न्यूटन लगा रहा हूं तो टेंशन कितना हो जाएगा? -5। नहीं, टेंशन -5 का मतलब क्या है? टेंशन 0 हो चुका है बेसिकली। मतलब ये बॉडी अब ऊपर मूव करने लगेगा, टेंशन अब पिक्चर में नहीं रहा। अब नेट एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं 25 माइनस 20/2। ए नेट कैसे निकालेंगे अपना? 25 माइनस 20/2 मास। या ये कोई एवरेज एवरेज नहीं ले लिया रे। 25 माइनस 20 बाई इसका मास ऊपर उठ जाएगा ना, अब टेंशन का कोई रोल ही नहीं है। तो माइनस मत लिखना, माइनस का क्या मतलब है? टेंशन नेगेटिव आ रहा है, ये नॉर्मल नेगेटिव आता है, उसका क्या मतलब होता है? टेंशन 0 हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे टेंशन नेगेटिव आ गया, उसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब है, फिजिकली फिजिकली समझे, उसका ये मतलब है कि ऐसा लेंथ हो नहीं सकता रोप का कि 1 मीटर का हो और 37 डिग्री पे एंगल पे ये सिर्फ 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा हो 2 केजी का, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका स्पीड बढ़ा देंगे तब में भी पॉसिबल है, इसका स्पीड थोड़ा सा और बढ़ा देंगे तब में भी पॉसिबल है। मान लो 2 मत लो, 10 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं। अब सॉल्व करके देखते हैं। तो क्या था? टी प्लस दिस इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। अब पॉसिबल है, कितना आएगा? 200 माइनस 16, 200 माइनस 16 बोले तो 184 न्यूटन। ये टेंशन पॉसिबल है, वरना इतना में बेसिकली क्या होगा? आप यहां से सपोज आपने लॉन्च किया, ऐसे करके गया और ये लटक जाएगा यहाँ पे कहीं पे, पहले ही झूल गया, वो स्ट्रिंग स्लैक हो गया। स्ट्रिंग क्या हो गया? इसको कहते हैं स्ट्रिंग का स्लैक हो जाना या लूज हो जाना। बेसिकली इट्स नो मोर टाइट। स्ट्रिंग टाइट रहता तभी तो टेंशन आता है, स्लैक हो चुका है पहले ही, इसलिए वहां टेंशन नेगेटिव आ गया था अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये वाला तो सिंपल है, वर्टिकल है ऊपर की तरफ और ऐसे करके रोटेट कर रहा है, तो इसका एविटी बनाएंगे, नीचे की तरफ ही टेंशन लगेगा। टेंशन हमेशा अवे अवे फ्रॉम द बॉडी लगेगा और नीचे की तरफ ही 20 भी लग रहा है। इक्वेशन क्या लिख देंगे? 20 प्लस टी, क्योंकि सेंटर ये है। देखो हर बार, देखो मैं बार बार ध्यान रखना, सेंटर ये है तो उसके तरफ नेट फोर्स बनाना, वो हर समय ध्यान रख रहा है। वो हमने हर समय ध्यान दिया है। तो ऐसे करके बना रहे हैं, नीचे की तरफ लग रहा है t प्लस 20। इक्वेशन लिखा 20 प्लस टी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर। कितना? वी नहीं दिया क्या? 10 मीटर पर सेकंड दिया है ना? हाँ, एम वी स्क्वायर बाई आर। सही है, तो टेंशन का वैल्यू कितना आ गया? 200 माइनस 20, 180 न्यूटन। ठीक है, ये लास्ट वाला देख लो। फाइंड टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन इफ इट राइजेस अप टू 2 मीटर फ्रॉम पॉइंट पी। अच्छा, तो फिर ये मत दो यार, क्योंकि अगर ये 10 दिया तो स्पेसिफिक हाइट तक ही राइज करेगा। ये 10 मत लो, क्योंकि अगर मैंने 10 लिया इसका मतलब स्पेसिफिक हाइट तक राइज करेगा, और वो हाइट मैंने रैंडमली लिया है कि 2 मीटर तक जाएगा। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को? मैं तो कुछ भी रैंडमली फ्रेम कर रहा हूँ ना, तो मैं ये सिखा रहा हूँ आपको कि सपोज मैंने इसको 10 मीटर पर सेकंड का अगर वेलोसिटी दिया तो स्पेसिफिक हाइट ही जाएगा। वो हो सकता है 2 मीटर ना हो, तो इस 2 मीटर को सपोर्ट करने के लिए मैंने वेलोसिटी हटा दिया। अब बस कुछ एक वेलोसिटी दिया है सच दैट 2 मीटर ऊपर उठेगा, ये 2 मीटर ऊपर उठेगा और यहां तक आएगा। ठीक है, तो आपको क्या बताना है? फाइंड टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। कैसे करके बताएंगे? देख फटाक से। सबसे पहले ये समझो कि जब वो हाईएस्ट पाथ पे होगा, यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा पॉइंट है? आप सोचो पहले कि हाईएस्ट पॉइंट कौन सा पॉइंट है। इस पॉइंट का क्या खासियत है? हाईएस्ट पॉइंट का खासियत ये है सर, यहाँ वेलोसिटी 0 हो जाएगा। दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ हाईएस्ट पॉइंट, क्योंकि अगर वेलोसिटी 0 नहीं हो तो और ऊपर उठेगा, और ऊपर वो नहीं उठेगा। क्यों? हाईएस्ट पॉइंट पे। तो यही यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। बोला है फाइंड टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन इफ इट राइजेस अप टू 2 मीटर फ्रॉम इट्स, यहां से। तो ये कितना हो गया? 2 मीटर। स्ट्रिंग का लेंथ है 5 मीटर्स। नाउ इफ यू केयरफुली सी, सॉरी, स्ट्रिंग का लेंथ है 5 मीटर। यस, ऐसे करके फोटो नहीं बनाता हूं, ये बना देता हूं। चलो ये देखो, ये है 5 मीटर। ठीक है, बात वही है, ये भी 5 मीटर ही था, पर मैं नहीं बना रहा जानबूझ के। ठीक, अब देखो ध्यान से, क्या इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आंसर है कर रहा है।
उसका पास वेलोसिटी जीरो हो गया है। ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा सर्कुलर मोशन में कुछ वेलोसिटी रहे, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वेलोसिटी में बिकम जीरो आल्सो, नो प्रॉब्लम, ठीक है, पर उसका मोशन तो सर्कुलर ही है, ठीक है ना, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या इक्वेशन लगा सकते हैं, हमने जो पढ़ा है, हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, तो हम लगाते हैं। देख, टेंशन चाहिए मेरे को, तो आइडिया जैसे ही हम देख रहे हैं कि कोई बॉडी सर्कल में है, जैसे ही आप देख रहे हो बॉडी सर्कल में है, सर्कुलर मोशन का आपको दिमाग में क्लिक करना ही चाहिए, क्योंकि वहां से एक इक्वेशन मेरे को 100% मिलेगा। एनएलएम का ही इक्वेशन है ये सारा जो मैं लिख रहा हूँ, सारा का सारा किसका इक्वेशन है, एनएलएम का ही इक्वेशन है, पर कॉन्सेप्ट किसका यूज हुआ, सर्कुलर मोशन का। नेट फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। यहाँ पे सेंटर इसका इधर है, सर्कल का देख सेंटर किधर है, इधर, तो ये डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, टी माइनस यहाँ लग रहा है कितना मास वास दिया है कि नहीं, मास नहीं दिया क्या, तो एम ले लो, मास क्या पकड़ लो आप, एम, ये 2 मीटर है, कंफ्यूज मत होना एम से, इधर लग रहा है mg, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा। अच्छा आप ध्यान से देखो, ये 2 मीटर दिया है, तो ये कितना 2 मीटर, तो ये कितना 3, ये एंगल बता सकते हैं क्या, अगर आप ध्यान से देखें तो cos थीटा क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितना है 53 डिग्री, देख लो 3/5, इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितना हो गया 53 डिग्री, ओके। तो ये वाला भी हो जाएगा मेरा थीटा, तो ये mg cos 53 डिग्री, तो इक्वेशन लिखेंगे t माइनस mg cos 53 डिग्री, मतलब 3/5 इक्वल्स टू m v स्क्वायर बाई r। ये जीरो स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी जीरो, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं आप। तो ये पूरा हो गया जीरो, t क्या आ गया देख 3mg/5, आंसर 3mg/5। तो ऐसा करके आपको कुछ कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी पूछ सकता है, ठीक है। अब अगर ये क्लियर हो गया तो मैं आपको और कुछ कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिखाता हूं। देखो, आप सब कोई सर्कस गए होंगे कभी ना कभी, सर्कस में देयर इज समथिंग कॉल्ड डेथ वेल, जिसको हिंदी में कहते हैं मौत का कुआं, वैसे स्टाइल में कहते हैं हम लोग, पर देयर इज वन शो इन सर्कस, इफ यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड। ये वो क्वेश्चन कराने से पहले एक, ठीक है वही क्वेश्चन कराते हैं, आप बोल दिया तो। देखो, मान लो ये डेथ वेल है, उसको इंग्लिश में डेथ वेल कहते हैं, हिंदी में जो भी आप कहें, बंगाली में जो भी कहें, डजंट मैटर, हिंदी में उसको मौत का कुआं कहते हैं। उसमें बेसिकली करते क्या है कि एक आदमी होता है जो बाइक चलाता है, आपने देखा कुआं टाइप का रहता है, उसमें एक आदमी बाइक चलाता है ऐसे करके बहुत स्पीड से, 3-4 बाइकर्स रहते हैं, और उस वेल का जो कुआं बड़ा सा रहता है, ऑडियंस यहां से देखता है, ऑडियंस के लिए ऐसे करके स्टेयर केसेस रहता है देखने के लिए, दे कम, ऑडियंस यहाँ पे आते हैं, सराउंड करते हैं पूरा ऐसे करके, ऑडियंस सराउंडेड रहते हैं, एवरीबॉडी वॉच, पूरा ऑडियंस ऐसे करके घेरा हुआ रहता है इसको, है ना, बहुत बड़ा क्राउड रहता है, एंड एवरीबॉडी वॉच इन अमेजमेंट टू द स्टंट्स व्हिच ही परफॉर्म्स इनसाइड। व्हाट स्टंट एग्जैक्टली ही परफॉर्म्स, यहाँ पे ऐसे करके सपोज वो बाइक चला रहा है, ठीक है, ऐसे करके वो अपना बाइक चला रहा है स्पीड से, सपोज बाइक प्लस उस आदमी का मास m है, बाइक प्लस उस आदमी का मास m है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ये रेडियस है r, ये सरफेस ऑफ कोर्स फ्रिक्शनलेस रहेगा तो कभी तो उठ ही नहीं पाएगा वो, ये पूरा जो वॉल है फ्रिक्शन वाला है, तो जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो दिया है आपको म्यू, पूरा इस पूरे जो इसका जो कर्व्ड सरफेस है उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दे दिया है म्यू, ठीक है। मास है इसका m, बाइक का मास पूरा m दिया हुआ है आपको, रेडियस r दे दिया। मैं कहा आपको क्वेश्चन को फिजिकली पहले समझो अच्छे से कि क्वेश्चन लॉजिकल है कि नहीं। आपको क्वेश्चन बोला फाइंड मिनिमम वेलोसिटी फॉर बाइकर टू कंटिन्यू विदाउट फॉलिंग, विदाउट फॉलिंग या गोइंग डाउन, मतलब वो एक पर्टिकुलर पाथ में मूव कर रहा है, वो एक पर्टिकुलर पाथ में अपना मूव कर रहा है, वो इस पाथ में कंटिन्यू कर सके, उसके लिए कितना मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए। ये तो लॉजिकल है, पहले फिजिकली समझो आराम से, स्क्रीन पॉज करके 2 मिनट पूरा ढंग से आप खुद से इस पे थोड़ा रिसर्च करो, ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, पॉसिबल है कि नहीं, इज इट डज इट मेक सम फिजिकल सेंस कि एक मिनिमम वेलोसिटी पूछ रहा है, अगर मैं वेलोसिटी जीरो ही कर दूं तो मैं वहां फिक्स नहीं रह सकता क्या। आप खुद से थोड़ा सोचो, एनालाइज करो, एंड देन लुक एट द बोर्ड। सबसे पहले मिनिमम वेलोसिटी फॉर बाइकर टू कंटिन्यू विदाउट फॉलिंग, ओके। सबसे पहले अगर ये फ्रिक्शनलेस रहता तो इसका कहानी खत्म हो जाता। अगर आप यहाँ पे तेल गिरा देखो, कोई अगर आप ऑडियंस में से किसी गुस्सा आ गया यहाँ से तेल गिराना स्टार्ट कर दे, ये तो फ्रिक्शनलेस हो गया, तो फिर तो कितना भी उड़ा ले वो बाइक कुछ होगा नहीं, वो फिसलेगा, वो नीचे गिरेगा ही। मतलब फ्रिक्शन तो कॉमन सेंस से हमको समझ में आता है, इट विल हेल्प द बाइकर इन रिमेनिंग देयर। नाउ
मिनिमम वेलोसिटी का क्या मतलब है? आपने देखा होगा अगर वो वेलोसिटी बढ़ाता है तो वो ऊपर आ जाता है। आपने देखा अगर वेलोसिटी बढ़ाता है तो धीरे धीरे करके ऊपर आना स्टार्ट होता है। वो वेलोसिटी बढ़ाने से वो ऊपर आता है। तो ये सब क्यों आता है, विल डिस्कस। सबसे पहले इसके मोशन को हम थोड़ा एनालाइज करते हैं, देखो ध्यान से। लेट अस ट्राई टू एनालाइज द मोशन ऑफ दिस पर्सन। सी, आर रेडियस में वो गोल गोल चक्कर काट रहा है, राइट? और अगर मैं इमेजिन करता हूं या मानता हूं मैं कि वो यहां पे वर्टिकल इक्विलिब्रियम में, वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है, उसका क्या मतलब है? वर्टिकली वो नीचे ऊपर नहीं कर रहा है। यदि सिंपल सा इसका क्या मतलब है कि फ्रिक्शन जो है जो ऊपर की तरफ लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन कहीं भी लग सकता है, फ्रिक्शन ऊपर लगेगा ताकि ये नहीं फिसले, तो दिस फ्रिक्शन शुड सपोर्ट mg, करेक्ट? और तो कोई फोर्स सपोर्ट नहीं करेगा ना mg को, अगर इसको रेस्ट पे रहना है तो। पिछले केस में हेमिस्फेरिकल बाउल में नॉर्मल का कंपोनेंट सपोर्ट कर दे रहा था, पर यहाँ तो नॉर्मल ऐसे लग रहा है, तो mg को तो काउंटरैक्ट नहीं कर पाएगा। कौन करेगा? फ्रिक्शन। अब ये जो फ्रिक्शन है, दिस शुड सपोर्ट दिस फ्रिक्शन शुड सपोर्ट mg। ओके, क्या और कोई इक्वेशन हम लिख सकते हैं? क्योंकि हम तो वेलोसिटी पे कुछ पहुंचे ही नहीं अभी तक। हमको बोला था फाइंड मिनिमम वेलोसिटी पूछ रहा था, तो वेलोसिटी का तो कोई इक्वेशन दिख नहीं रहा। तो वेलोसिटी का इक्वेशन कैसे हम लिख सकते हैं? सर्कुलर मोशन से। कैसे लिखेंगे? देख, इस आदमी पे जो नॉर्मल लग रहा है वो इधर लग रहा है। क्या इक्वेशन लिख दें हम फटाक से? n इक्वल्स टू, और कोई फोर्स नहीं लग रहा ना, नहीं, n इक्वल्स टू क्या लिख दे हम? mv²/r, ये है नॉर्मल। अच्छा, फ्रिक्शन का वैल्यू क्या हो सकता है? मैक्सिमम फ्रिक्शन का अगर हम बात करें तो होता है म्यू इंटू एन। तो अगर हम ऐसे लिखें कि म्यू एन इक्वल्स टू एम जी, और इस एन के बदले ये पुट कर दें कि म्यू इंटू mv²/r इक्वल्स टू mg। एक सेकंड रुक जाओ, n इक्वल्स टू mv²/r मैंने लिखा, और फ्रिक्शन का वैल्यू है म्यू इंटू एन। ये क्या है? मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन। ये क्या है? मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन इतना लग सकता है। ध्यान से देखो, अगर नॉर्मल बढ़े तो मैक्सिमम फ्रिक्शन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक मारो और सोचो। इफ नॉर्मल को मैं बढ़ा सकता हूं तो क्या मैं मैक्सिमम फ्रिक्शन के वैल्यू को बढ़ा सकता हूं? हाँ। नॉर्मल कैसे बढ़ा सकता हूं? वेलोसिटी बढ़ा के। वेलोसिटी बढ़ा के क्या बढ़ जाएगा? नॉर्मल बढ़ जाएगा। इसका मतलब एक मिनिमम वेलोसिटी होगा जब ये मैक्सिमम फ्रिक्शन इस mg के बराबर हो जाए। एक मिनिमम वेलोसिटी होगा जिसपे n इतना ज्यादा हो गया कि जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है वो जस्ट इसके बराबर हो जाए। देखो, मैक्सिमम सपोज mg का वैल्यू है 20, और किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे, मेरा जो मैक्सिमम फ्रिक्शन आ रहा है वो आ रहा है 5, तो नीचे की तरफ 20, मैक्सिमम फ्रिक्शन 5, गिरेगा कि नहीं गिरेगा? गिरेगा। आप क्या करेंगे? वेलोसिटी बढ़ाओ। जब वेलोसिटी बढ़ाएंगे हो सकता है मैक्सिमम फ्रिक्शन का वैल्यू इंक्रीज कर जाए, म्यू इंटू एन, वी बढ़ेगा, एन बढ़ेगा, एन बढ़ेगा, मैक्स फ्रिक्शन बढ़ेगा। मैक्स फ्रिक्शन हो गया मान लो 10, अभी भी गिरेगा। वेलोसिटी और बढ़ाओ। जब तक वेलोसिटी बढ़ाते रहेंगे और मैक्सिमम फ्रिक्शन का वैल्यू mg के बराबर ना हो जाए, तब तक उसका इस पाथ में रहने का स्कोप नहीं है। इसीलिए मैक्सिमम फ्रिक्शन को मैं इक्वेट कर रहा हूं mg से, और वहां से v का जो वैल्यू निकलेगा वो मिनिमम होगा। उस मिनिमम वेलोसिटी पे नॉर्मल आ रहा है कुछ, उस नॉर्मल पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है वो सपोर्ट कर देगा उसको। क्लियर है कॉन्सेप्ट? सो म्यू इनटू नॉर्मल फोर्स इक्वल्स टू mg। तो यहां से जो वेलोसिटी का वैल्यू आया वो क्या आया? √g/μ। अब ये आप आराम से इक्वेशन लेकर सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर फिजिकली भी थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है? तो ये ऐसे करके पूरा ऐसे कहानी है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि सपोज उसको ऊपर जाना है, अब क्वेश्चन तो अच्छा अच्छा फ्रेम कर सकते हैं इसमें। सपोज आपको बोला कि कितना वेलोसिटी इसका होना चाहिए सच दैट ये ऊपर जाए विद सम स्पेसिफिक एक्सेलरेशन, ऐसा पूछ सकता है। तो आपको फ्रिक्शन पता चल जाएगा। फ्रिक्शन अगर पता चल जाए आपको, फ्रिक्शन अगर पता चल जाए, वहां से फिर वेलोसिटी आप निकालने की कोशिश कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? देखो, बेसिकली मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये अपना वेलोसिटी फर्दर इंक्रीज करता है, हो सकता है कि मैक्सिमम फ्रिक्शन जो है अब ज्यादा हो जाए mg से। ये चीज समझो आप कि जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है वो हो सकता है ज्यादा हो ना mg से, ऐसा पॉसिबल है, इज ग्रेटर देन mg। ये पर्टिकुलर वेलोसिटी पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन का वैल्यू था वो जस्ट mg के बराबर हुआ है। अगर इस वेलोसिटी से मैं ज्यादा कर दूं, मान लो v को मैं कर दिया 2 इंटू दिस मच, देखो सपोज वेलोसिटी को मैं क्या कर दे रहा हूं? 2 इंटू √g/μ।
तो नॉर्मल का वैल्यू क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई आर। वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 जी आर बाई म्यू। नॉर्मल का वैल्यू कितना आ गया देखो तो, 4 एम जी बाई म्यू। ये आ गया नॉर्मल का वैल्यू। ये ज्यादा हो ही सकता है mg से, इट मे हैपन दैट दिस इज ग्रेटर देन mg, है ना, क्योंकि म्यू जनरली 1 से छोटा ही रहता है, तो ये तो काफी बड़ा हो जाएगा mg से। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आदमी ऊपर उठ जाएगा क्या, नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि आदमी ऊपर उठ जाएगा। फ्रिक्शन का काम ये नहीं है कि उसको उठा दे, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन इतना लग सकता है। मैक्सिमम फ्रिक्शन देख, एक सेकंड रुक जाओ, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। एन का वैल्यू आया 4 mg, राइट। तो जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है वो क्या होता है, म्यू इंटू एन। इसका मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन आया 4 mg विच इज डेफिनेटली ग्रेटर देन mg, पर इसका मतलब ये नहीं कि आदमी उठ ही जाएगा ऊपर। मैक्सिमम फ्रिक्शन उतना नहीं लगेगा, तो अगर आप स्पीड बढ़ा भी देते हैं तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा mg, ताकि वो रेस्ट पे रह सके, ऊपर उठाएगा नहीं इस केस में। तो उसका इसका मतलब क्या है, ऊपर उठ ही नहीं सकता वो आदमी इस केस में। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द पर्सन टू गो अप बाय एनी मीन्स, ठीक है। और अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो आप, इट इज योर ड्यूटी टू पॉइंट आउट दिस थिंग एंड टेल मी कि मैं ये सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, मैं बोल रहा हूँ ये अपना वेलोसिटी कितना भी बढ़ा ले आदमी ऊपर नहीं उठ सकता। ये मैं, दिस इज माई चैलेंज। इफ यू कैन डिफीट दिस आर्ग्यूमेंट, यू कैन टेल मी, इज इट पॉसिबल फॉर द पर्सन टू गो अप बाय इंक्रीजिंग हिज स्पीड और नॉट। थिंक एंड यू कैन आंसर मी दिस पर्सनली, ठीक है। क्योंकि मैंने तो प्रूफ किया आपको कि मैक्सिमम फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, पर मैक्सिमम फ्रिक्शन बढ़ जाने से जरूरी नहीं कि ऊपर उठ जाए, क्योंकि फ्रिक्शन एक्जैक्टली mg के बराबर ही लगेगा, ताकि वो यहाँ पे वर्टिकली रेस्ट पे रहे। फ्रिक्शन का यही काम है। तो दिस इज माई स्टेटमेंट, ठीक है। तो चलो ये वाला एक एग्जांपल कर लिया, लेट अस सी वन मोर प्रैक्टिकल थिंग। आपने कभी कभी देखा होगा कि एक बाइकर टर्न लेता है अगर एक रोड पे, समटाइम्स ही में स्लिप ऑल्सो, अगर वो ज्यादा स्पीड से जाता है तो स्लिप हो जाता है ना। आपने देखा होगा ऐसा। सपोज फॉर एग्जाम्पल ऐसा करके एक सर्कुलर ट्रैक है और यहाँ पे एक बाइकर जा रहा है, बाइकर कार जो भी ले लो, कार ऐसे करके जा रहा है, ठीक है। इट्स टेकिंग अ टर्न विद अ स्पीड v एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। ये जो सर्कुलर पाथ है ना, इट्स अ सर्कुलर पाथ बेसिकली, जिसका रेडियस मैं आपको कह दे रहा हूं सपोज 30 मीटर है, ठीक है। एंड ही वांट्स टू टेक अ टर्न, he wants to turn at 72 kilometer per hour. This is his desire, that I want to take a turn at 72 kilometer per hour. Okay, say for example I tell you the mass of the car is 200 kg. ये है mass of the car. मैं आपको कह रहा हूं, अगेन क्वेश्चन को थोड़ा समझो, पहले इक्वेशन लिखो, हटाओ उसमें समझना वगैरह नहीं, अपने को मतलब नहीं है, इक्वेशन लिखो, सॉल्व करो, खत्म। फाइंड म्यू मिनिमम टू हैव सेफ टर्न, फाइंड म्यू मिनिमम टू हैव सेफ टर्न। चलो फटाक से इक्वेशन लिखो, सॉल्व करके दिखाओ, स्क्रीन पॉज करो, सॉल्व करो, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले अगर 30 मीटर का रेडियस है, उसको एक सेफ टर्न लेना है, तो कौन सा फोर्स है जो, अच्छा सर्कुलर पाथ ये सर्कुलर मोशन में कर रहा है कि नहीं, सर्कुलर मोशन तो कर रहा है बिल्कुल। इसका मतलब उसके सेंटर की तरफ एक नेट फोर्स रहना चाहिए। सेंटर की तरफ नेट फोर्स कहां से आएगा, कौन सा फोर्स लगेगा, कोई तो फोर्स दिख नहीं रहा। अगर इसका हम बात करें तो ऊपर के अंदर की तरफ लग रहा है mg, ऊपर की तरफ लग रहा है नॉर्मल, सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। आप इमेजिन करो अगर फ्रिक्शन होगा ही नहीं तो ये मुड़ ही नहीं पाएगा गाड़ी। आप सपोज एक ट्रैक पे अगर इफ यू स्प्रेड ऑयल एंड देन यू ट्राई टू टर्न, यू कैन नेवर टेक अ टर्न, यू विल स्लिप ऑफ। दिस इज फ्रिक्शन व्हिच विल हेल्प यू टू टेक अ टर्न। देयरफॉर द फ्रिक्शन शुड बी बैलेंसिंग व्हाट mv स्क्वायर बाय r, यही mv स्क्वायर बाय r को बैलेंस करेगा। अब ये जो फ्रिक्शन है वो कितना है, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है, म्यू एन। तो ये मेरे को चाहिए, तो ये जो चाहिए वो इससे छोटा होना चाहिए, मतलब दिस फ्रिक्शन विच मैक्सिमम फ्रिक्शन जो है दिस शुड बी ग्रेटर देन व्हाट, इट शुड बी ग्रेटर देन mv स्क्वायर बाय r। ये मैक्सिमम अलाउएबल फ्रिक्शन है, ये बड़ा होना चाहिए mv स्क्वायर बाय r से, राइट। क्वेश्चन क्या पूछा था, म्यू मिनिमम, तो ये यहाँ पे हम म्यू मिनिमम पकड़ लेते हैं सपोज, और इसको इक्वेट कर देते हैं, क्योंकि अगर म्यू इससे ज्यादा रहेगा, मैं जो निकाल रहा हूँ म्यू इससे ज्यादा है, तो 100% आराम से वो सेफ टर्न ले सकता है, वरना फ्रिक्शन उतना दे ही नहीं पाएगा। इसको चाहिए कितना टर्निंग के लिए, mv स्क्वायर बाय r चाहिए ना, और तो कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है नहीं। तो इतना फोर्स जो चाहिए ये कौन देगा, फ्रिक्शन देगा। पर फ्रिक्शन के पास होना भी तो चाहिए ना उतना देने के लिए, उतना फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है, फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता है म्यू इंटू एन। अरे जो चाहिए अगर वो इस मैक्सिमम से ज्यादा हो गया तो फ्रिक्शन देगा कैसे, फ्रिक्शन का तो एक लिमिट है, उतना ही दे सकता है ना, म्यू इंटू एन। इसीलिए म्यू इंटू एन को अगर मैं इक्वेट कर दूं तो ये जो म्यू निकलेगा, इससे अगर ज्यादा म्यू रहा तो आराम से सेफ टर्न ले सकता है, क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा दे सकता है, इसका मतलब क्लियर है सबको।
मैं कह रहा हूँ म्यू एन मैक्सिमम फ्रिक्शन है, तो मैं क्या करता हूँ, म्यू एन से यहाँ से म्यू निकालता हूँ, यहाँ से जो म्यू आएगा इक्वेट करने से, अगर ये मिनिमम म्यू आएगा, क्योंकि इससे ज्यादा अगर मैं रख दूंगा तो डेफिनेटली फ्रिक्शन के पास और ज्यादा कैपेसिटी है, तो इतना तो आराम से दे देगा, ये मिनिमम वैल्यू आएगा इक्वेट करने से। तो मैं इक्वेट कर रहा हूँ इसको, तो न्यू एन के बदले क्या डाल दूं, एम जी इस केस में, ठीक है, एम वी स्क्वायर बाई आर, एम एम उड़ा लो, यहाँ से म्यू मिनिमम का वैल्यू कितना आ गया, वी स्क्वायर बाई जी आर, कितना से वो टर्न लेना चाह रहा था, 72 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब 72 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, ये कितना आ गया आपका 20, तो ये 400 बाई ये कितना था 30, वी स्क्वायर बाई जी आर, सॉरी वी स्क्वायर बाई जी आर, ये कितना आ गया 4/3, इतना मिनिमम म्यू रहना चाहिए, सही बोल रहा हूँ ना, वी स्क्वायर बाई जी इंटू आर, और आर कितना है 30, ठीक है 20, ठीक है, तो इतना एटलीस्ट म्यू रहना चाहिए, 4/3 कम से कम रहना चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। सो ऐसा करके, सो इन दिस पर्टिकुलर क्लास आई जस्ट वांटेड टू टीच यू सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डायनामिक्स ऑफ circular motion. What essentially we learned is we have to identify whether a body is executing circular motion or not. If any body is executing a circular motion, identify where is the center. सेंटर देख लो, उसके तरफ का जो फोर्सेज है उसको पॉजिटिव ट्रीट कर लेना, राइट डाउन द इक्वेशन, एंड जो भी एफ नेट आएगा उसको किससे इक्वेट करना है, एम वी स्क्वायर बाई आर, दिस विल गिव मी रेडियल सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, क्लियर है, ऐसा करके।